गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कल के लेक्चर में हमने मार्केट एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था। बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द कंपटीशन और द नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है। सो हमने मार्केट के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स। देखो मैंने अभी तक पूरे टाइप्स ऑफ मार्केट डिस्कस नहीं किए। अगर आप तुम मॉड्यूल में देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि देयर आर मेनी अदर टाइप्स एज वेल। मैंने अभी तक उन पे डिस्कशन नहीं किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिस्कशन हम करने वाले हैं। मैं अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले डिस्कस करूंगा और फिर छोटी मोटी चीजें आई विल गो थ्रू द मॉड्यूल क्विकली। ठीक है। यस। सो when we are talking about the types of market on the basis of the competition, we divide it into two categories. Category 1 is a perfect competition and category 2 is a imperfect competition. Perfect competition में there are very large number of sellers selling homogeneous product, perfect substitutes, identical products to very large number of sellers at a same price. They are both buyers and sellers have perfect knowledge of the market condition. Are you getting my point? And try to understand, there doesn't need any selling cost. Kyun? Because everyone is selling the same product. Everyone is charging the same price as given by the market. So कोई advertisement की भी जरूरत होती है क्या? नहीं होती है. Are you getting my point? And try to understand, they are very small with respect to the entire market that, right? ना ही बायर ना ही सेलर मार्केट के डिमांड एंड मार्केट के सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। एंड देयरफॉर राइट दे आर द प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस मेकर। तो वो मार्केट आ गया परफेक्ट कंपटीशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन इज द गुड्स विच आर बीइंग सोल्ड इन दैट मार्केट आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। आप उस कमोडिटी के किसी भी शॉप में जाओ, आपको सेम ही कमोडिटी मिलेगी। दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर एंड देयरफॉर द प्राइस इलास्टिसिटी एज वेल एज क्रॉस इलास्टिसिटी भी दोनों राइट दोनों इलास्टिसिटी प्राइस एज वेल एज क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है ऑफ द गुड्स विच आर सोल्ड इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब वही डिमांड कर्व बाद में क्या बन जाती है मैडम? एवरेज रेवेन्यू कर्व। वही क्या है उसका? मार्जिनल रेवेन्यू। सो अनदर फीचर जो तुम्हारे 12th में नहीं था, बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का कि AR इज इक्वल टू MR, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू marginal revenue, AR is equal to marginal revenue and both are constant. जो भी हो फिक्स्ड है। Are you getting my point? That is an important feature. AR is equal to MR is a feature of which market? Perfect competition. AR is equal to MR and दोनों कर्व एक दूसरे से इक्वल रहते हैं। So both the curves coincides each other in a such a way that we look right कि they are same. हमें ऐसे दिखता है कि वो एक ही कर्व है, बट एक्चुअली वो दो अलग अलग कर्व है, बट दे ओवरलैप ईच अदर, दे कोइंसाइड्स ईच अदर। एंड देन कम्स इम्परफेक्ट कंपटीशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में, राइट? इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इम्परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर डिपेंड्स मे बी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट. There are few number of sellers in case of oligopoly market and there is a single seller in case of monopoly market who are selling to very large number of buyers, maybe differentiated products or homogeneous product. Monopolistic competition में जो large number of sellers है वो differentiated product sell करते to very large number of buyers. मैंने एग्जांपल दिया था सोप इंडस्ट्री, टूथपेस्ट इंडस्ट्री, शैम्पू इंडस्ट्री। इफ यू रिमेंबर, दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट जहां पे दे आर सेलिंग
the close substitutes and not the perfect substitutes. समझ में आ रहा है? Close substitutes, not the perfect substitutes. मतलब they perform the same function, utility same है मैडम, but they have some different features than the others or their rivals. किसी के टूथपेस्ट में नमक है तो किसी के इसमें आयुर्वेद है. Are you getting my point? काम तो वही है, यूटिलिटी सेम है, but with some different features, different functions. Are you getting my point? That is the product differentiation लाते हैं. वो क्या लाते हैं? Product differentiation. उनके केस में price elasticity of demand is relatively elastic. क्योंकि क्या होता है मैडम कि almost competition है तुम्हारे बीच में, close competition है. You have the close substitutes. अगर आप ज्यादा प्राइस इंक्रीज करोगे ना तो your demand will decrease by more than increase in the price. You will face relatively elastic demand. Customers are more sensitive in the monopolistic market. Are you getting my point? Then comes oligopoly market. Oligopoly market में क्या होता है मैडम? A few number of sellers sells to large number of customers, may be homogeneous product or may be differentiated product. मैंने बोला था none to extreme differentiation. Differentiation नहीं भी हो सकता, differentiation हो भी सकता है. तो हम types of oligopoly जब करेंगे तो हम दो types के oligopolies करेंगे on the basis of product that they sell. If they are selling homogeneous product, मैंने बोला था एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, मैडम दे सेल द सेम प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट. एग्जांपल मैंने सामने सीमेंट रख दिया, एक अंबुजा सीमेंट, एक बांगर सीमेंट, सी सीमेंट, यस राइट, आदित्य बिरला सीमेंट. तुम सीमेंट देख के बोल सकते हो कि ये बिरला है या ये अंबुजा है? नहीं. अरे समझे, दे सेल द सेम सीमेंट, कुछ अलग नहीं है मैडम, देख के नहीं समझ में आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली लाइक टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टील शीट्स मैंने सामने रख दिए, देख के नहीं समझ में आएगा तुम्हें. दे सेल द होमोजेनियस प्रोडक्ट. तो ऐसे ओलिगोपोली को क्या बोलते हैं पता है? ऐसे ओलिगोपोली को बोलते हैं राइट प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली. क्या बोलते हैं? प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली. एंड दूसरा होता है मैडम कौन सा? राइट हेट्रोजेनियस ओलिगोपोली. इसमें क्या होता है मैडम? राइट उसमें जितने भी कम प्लेयर्स है दे सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. इवन पुष्पा मूवी इज अबाउट ए ओलिगोपोली. ठीक है, पुष्पा मूवी इज अबाउट व्हाट? ओलिगोपोली. क्या दिखा है उसमें? उसमें क्या दिखा है मैडम पुष्पा मूवी में? सिंडिकेट होता है बराबर ना. देयर आर ए फ्यू डॉन्स या स्मगलर्स, डॉन्स बोलने की जगह देयर आर फ्यू स्मगलर्स जो लाल चंदन क्या करते हैं? स्मगल करते हैं. एंड दे हैव द सिंडिकेट. समझ में आ रहा है? तो देयर इज अ सिंडिकेटेड ओलिगोपोली एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली. ऐसे दो टाइप्स भी है. वो सिंडिकेट था, देखा होगा कि पहले सीनू उसका हेड होता है, अब पुष्पा भाऊ उसका हेड हुआ है, अगर इफ यू रिमेंबर, अगर मूवी देखी होगी तो. दे सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट. वो तो अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से देखोगे दैट पुष्पा सिंडिकेट इज ए परफेक्ट और प्योर लाइक ओलिगोपोली. अगर आप सिंडिकेटेड वर्सेस ऑर्गेनाइज के हिसाब से देखोगे, हम आएंगे तो वो सिंडिकेट है. तो देयर आर, हर कोई नहीं स्मगल कर रहा है मैडम, कोई लोग ही स्मगल कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? सो दे कंट्रोल द एंटायर मार्केट. वो 4-5 स्मगलर्स ही है, मतलब उनका ग्रुप है राइट, वही स्मगल करते हैं एंड दे सेल इट. बायर्स बहुत ज्यादा है, स्मगल करने वाले कम है, प्रोड्यूसर्स कम है, बायर्स बहुत ज्यादा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसे मार्केट को हम कौन सा मार्केट बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट. मे सेल डिफरेंशिएटेड और मे सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट. जनरली उनके केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली लेस देन 1 होती है, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होती है. समझ में आ रहा है? तो जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में उसकी डिमांड रहेगी चाहे प्राइस कम ज्यादा भी हो जाए, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड रहेगी, जनरली बोल रहा हूं. एंड राइट
फिर आता है तुम्हारा सिंगल सेलर मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट वो मार्केट है जिसमें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोनोपोली मार्केट वो मार्केट है जिसमें राइट सिंगल सेलर रहेगा हु विल कैटर टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। उसका प्रोडक्ट एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड? मतलब उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में होगा ही नहीं, इसलिए उसके पास मोनोपोली है। iOS जो प्लेटफॉर्म है उसके जैसा किसी और के पास प्लेटफॉर्म नहीं, इसलिए वो मोनोपोली है। रेलवे इज ए मोनोपोली, ICI is a monopoly. Are you getting me? They give signing authority to the chartered accountants. Practicing chartered accountants can sign the financials. वो कोई दूसरा नहीं साइन कर सकता, तो वो उनको मोनोपोली मिली मैडम। Are you getting my point? So ये समझना इंपॉर्टेंट है। मोनोपोलिस्ट इज a single seller selling a highly differentiated product, extremely differentiated product to very large number of consumers. डिमांड इलास्टिसिटी जनरली रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगी, लेस देन 1। समझ में आ रहा है? हाँ, एक चीज है, ये मोनोपोलिस्ट हो राइट, चाहे मोनोपोली वाला रहे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का रह गया, ओलिगोपोली का रहे, मैडम दे कैन डिसाइड देयर ओन प्राइस। उतना कंट्रोल उनके पास रहता है राइट। इफ यू कैन डिसाइड योर ओन प्राइस यू आर सम सॉर्ट ऑफ मोनोपोली पावर। बट सबसे ज्यादा मोनोपोली पावर किसके पास रहती है? मोनोपोलिस्ट के पास है। बाकी लोगों के पास भी मोनोपोली पावर है, दे डिसाइड देयर ओन प्राइसेस। बट मोनोपोली जो वाला है ना, उसके पास सबसे ज्यादा वो पावर रहती है। वो कैसे डिसाइड करना है वो भी हम समझेंगे। इफ यू कैन चार्ज द प्राइस मोर देन योर मार्जिनल कॉस्ट देन यू आर सेड टू हैव मोनोपोली पावर। उस पर भी हम आने वाले। तुम्हारी कॉस्ट से ज्यादा अगर तुम प्राइस लगा सकते हो तो तुम्हारे पास मोनोपोली पावर है, ऐसे माना जाता है। ठीक है, सो दैट इज दे आर द प्राइस टेकर्स और प्राइस मेकर्स। दे आर द प्राइस मेकर्स। हाँ, प्राइस कुछ भी नहीं रखनी चाहिए, प्राइस रख सकते हो तो कुछ भी नहीं रखनी चाहिए। लॉजिकल प्राइस होनी चाहिए, जो मार्केट एक्सेप्ट करेगा वो प्राइस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? एंड देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे तू बाद में मोबाइल खेल भाई, कोई मैसेज है किसी का? हाँ, रहने दे, नीचे रहने दो। ठीक है, आगे। सो राइट, दैट इज कॉल्ड एज राइट मोनोपोलिस्टिक मार्केट। दे आर द प्राइस मेकर्स and not the price takers, so they can influence the market to some extent. Buyers भी influence कर सकते हैं वहां पे, sellers भी influence कर सकते हैं। Generally buyers exploit होते हैं because they are not united. ठीक है, sellers can exploit the buyers, generally वैसे देखने को मिलता है, but not always, exceptional cases में उल्टा भी possible है। हाँ, but perfect competition में ऐसे exploitation वगैरह नहीं होता है। क्यों? Because market is a god in that case. Market will decide everything and not in individual buyer or individual seller. Are you getting my point? तो ये हमने डिस्कस किया था। मैंने मार्केट के रिलेटेड ये भी चीज बोली थी, जब भी मैं मार्केट की बात करूंगा, देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एवरी मार्केट। एक होता है बायर, दूसरा होता है सेलर। सो बायर एंड सेलर होने चाहिए। देयर शुड बी गुड्स एंड सर्विसेज। फिर राइट मैडम, देयर शुड बी बार्गेनिंग फॉर द प्राइस, प्राइस होनी चाहिए। एंड देयर हैज टू बी सम नॉलेज अबाउट द मार्केट। सो दे आर द बेसिकली राइट फीचर्स ऑफ एनी मार्केट, एलिमेंट्स ऑफ एनी मार्केट। यहां तक हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने बात की थी कि हाउ माय टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज अराइव्ड एट। हमने उसमें क्या डिस्कस किया था? इफ यू रिमेंबर, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यू कैन सेल एज मच एज यू कैन एट ए मार्केट डिसाइडेड प्राइस। तुम नहीं हो जो प्राइस डिसाइड कर सकते हो। इफ यू आर ए प्लेयर इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, तुम प्राइस चेंज भी नहीं कर सकते। अगर तुम प्राइस इंक्रीज करोगे यू विल फेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तुम्हारी डिमांड जीरो हो जाएगी। इन्फिनाइट डिमांड इलास्टिसिटी है, मतलब अगर आपने थोड़ी भी प्राइस इंक्रीज कर दी इन्फिनाइटली डिमांड डिक्रीज होगी। अगर आपने प्राइस कम कर दी इन्फिनाइटली डिमांड इंक्रीज होगी। बट वो होने के पहले ही बाकी लोग भी अपने अपने प्राइसेस कम कर देंगे, तो तुम्हारी डिमांड इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं आएगा। जितनी पहले थी उतनी बाद में भी रहेगी, तो प्राइस डिक्रीज करके कोई फायदा नहीं हुआ। सो इसलिए हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म विल नीदर इंक्रीज द प्राइस और नॉर विल डिक्रीज द प्राइस, दे विल एक्सेप्ट द प्राइस एट डिसाइडेड बाय द मार्केट। एंड उस प्राइस पे वो जितना चाहिए उतना सेल कर सकते हैं। दे आर नॉट सपोज टू डिक्रीज द प्राइस टू सेल मोर यूनिट्स। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द प्राइस टू सेल मोर यूनिट्स।
Are you getting my point? That is the perfect competitive firm. It means if they have to increase the total revenue, they have to sell more units. प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है. अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्लेयर हो आप, अगर आपको रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो प्राइस कम करने की जरूरत ही नहीं. आपको क्या करना है? यू हैव टू सेल एज मच यूनिट्स पॉसिबल. जितना ज्यादा सेल करोगे उतना टोटल रेवेन्यू तुम्हारा हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा. कभी भी टोटल रेवेन्यू डिक्रीज नहीं होगा इफ यू सेल मोर एट ए मार्केट डिसाइडेड प्राइस. On the contrary, in case of imperfect competitive firm, if you have to increase the total revenue, you have to follow the law of demand, means you have to decrease the price, then only more quantity will be demanded and sold. And therefore, if you have to sell more, if you have to increase the total revenue, you have to sell more units, and therefore you have to decrease the price. So if you decrease the price, more quantities will be demanded and sold, your total revenue will initially increase, but एक लेवल पे टोटल रेवेन्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा. एंड देन अगर आप फिर भी प्राइस कम करोगे, मैडम क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज होगा बट टोटल रेवेन्यू मार खाएगा. टोटल रेवेन्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा. सो उनके केस में टोटल रेवेन्यू कर्व इज एक्चुअली राइट ए इन्वर्टेड यू शेप्ड. यहां तक हमने डिस्कस किया था, राइट? तो लिख लेना, राइट? नेक्स्ट करें स्टार्ट. रेवेन्यू शेड्यूल लिख लिया दोनों का. तो चलो अनदर अब समरी लिख लेते हैं जो कल का डिस्कशन हुआ था एंड में. यस, लिख लेना. वही शेड्यूल समझ में आ गया तो हम लोग लिख लेना. यहां पे वही कंटिन्यू चल रहा है. टाइप्स ऑफ मार्केट. फर्स्ट पॉइंट परफेक्ट वैसे वही चल रहा है, वही डिस्कशन चल रहा है, ध्यान देना, ठीक है? They can sell as much as they want firms in perfect competitive market can sell as much as they want at market decided price. That is, they are not supposed to decrease the price to sell more units. They are not supposed to decrease the price. प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू, बराबर ना? प्राइस मतलब ही क्या है? एवरेज रेवेन्यू. To sell more units. वही मुझे बोलो इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये पॉसिबल है या नहीं है? ये पॉसिबल है क्या कि प्राइस कम करने की जरूरत नहीं, टू सेल मोर? यहां पे हम लिखेंगे, राइट? imperfect competitive firms are supposed to decrease the price. They have to decrease the price. They have to decrease the price. That is average revenue. To sell more units. Are you getting my point? Second important point. ठीक है, लिख लेना. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, in case of perfect competition,
average revenue, right, that is the price, is constant. बराबर ना? प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट. एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट and therefore, right, and therefore marginal revenue is also constant. कल मैंने एक सेंटेंस यूज किया था, क्या? जैसे AR वैसे MR. अगर AR खुद कांस्टेंट है तो MR भी क्या रहेगा? कांस्टेंट. यू कैन चेक द शेड्यूल. शेड्यूल आप चेक कर सकते हो. हमने कल एक शेड्यूल डिस्कस किया था, वो रेवेन्यू शेड्यूल डिस्कस किया. बराबर. AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट है. MR is also constant and equal to AR. That is, can I say average revenue is equal to marginal revenue is equal to price? अरे yes or no? चेक करो, क्या ये कंडीशन करेक्ट है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन इज इक्वल टू प्राइस. ठीक है, यहां पे लिख लेना. अच्छा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में एआर क्या होता है मैडम? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. एआर डिक्रीजेस. एवरेज रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, तो एमआर भी क्या होगा? डिक्रीजिंग. एंड देयरफॉर MR is also decreasing. AR अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब डिमांड कर. AR मतलब ही डिमांड कर. AR मतलब ही डिमांड कर. ध्यान देना, अगर AR खुद डिक्रीज हो रहा है तो MR भी क्या होगा मैडम? डिक्रीज होगा. AR इज डिक्रीजिंग, MR इज ऑल्सो डिक्रीज. जैसे AR वैसे MR, एंड will be decreasing at a higher rate than AR, and MR will be decreasing at higher rate than AR. इसका ही मतलब दैट इज MR कर्व lies above or below AR. MR decreases at a higher rate than decrease in AR. बोलो. Yes, MR curve lies below. बिलो AR कर्व. इसका ही मतलब हो गया विच इज स्टीपर. जो स्टार्टिंग तो दोनों का एक ही है ना, उनका ओरिजिनेशन एक ही पॉइंट. देखो, AR एंड MR एक ही है ना. अरे AR और MR स्टार्ट एट ए सेम पॉइंट, बट राइट MR डिक्रीजेस एट हायर रेट देन AR. इसलिए मैंने बोला MR इज बिलो द AR. तो स्टीपर कौन होगा? लिख लेना, MR इज स्टीपर देन AR. ठीक है, आगे आगे क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड. सो आपने AR एंड MR के बारे में लिख लिया. अब लिखेंगे TR के बारे में. लिखो यहां पे, एज AR इज कांस्टेंट. AR मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू, दैट इज प्राइस. एज एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी सोल्ड मतलब मल्टीप्लाई बाय प्राइस. फॉर्मूला है क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस. प्राइस तो सेम रहने वाली है, क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज होने वाली है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज. एज एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू विल ऑलवेज व्हाट?
increase when more quantity is sold or more units are sold. अरे समझा नहीं समझा? यहां पे क्या, as AR is constant, सॉरी कांस्टेंट नहीं, यहां पे AR क्या होता है, as AR is decreasing, MR क्या होगा, इनिशियली MR क्या होगा, सॉरी इनिशियली TR क्या होगा, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, will increase but at what rate, decreasing rate, right? As AR is decreasing, as AR is decreasing, total revenue will increase. Initially total revenue will increase, total revenue will increase at decreasing rate, then becomes, बोलो मुझे, maximum and constant, and then right decreases. प्राइस उतनी भी कम मत करना जहां पे टोटल रेवेन्यू ही डिक्रीज हो जाए. क्या बोला मैंने, प्राइस उतनी भी कम मत करना कि टोटल रेवेन्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए. आई होप दिस इज क्लियर. प्राइस उतनी भी कम मत करना कि टोटल रेवेन्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन नो? नाउ आगे नेक्स्ट, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान देना यहां पे नंबर 4, या ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स. ठीक है, अब हम देखेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन AR, TR एंड MR. लिखो, relationship between AR, MR एंड तीसरा क्या मैडम, TR, टोटल रेवेन्यू. ठीक है, वही परफेक्ट कंपटीशन एंड बाजू में इम्परफेक्ट कंपटीशन. कल जो हमने डिस्कस किया वो काइंड ऑफ रिवीजन है. यस, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म. ठीक है, ध्यान देना. टेल मी टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेवेन्यू? यस, कैन एनीवन टेल मी फॉर्मूला ऑफ टोटल रेवेन्यू? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड. प्राइस मतलब ही एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड. बराबर? तो यहां पे देखो, ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी सोल्ड, ऑन वाई एक्सिस total revenue in rupees, total revenue in rupees. Are yes or no? Same ग्राफ यहां पे भी. ध्यान देना, मुझे बोलो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म में टोटल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म में टोटल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम, फॉर 0 यूनिट्स टोटल रेवेन्यू ऑलवेज. कोई भी फर्म हो यार, किसी भी टाइप की फर्म हो, अगर
यूनिट सोल्ड इज जीरो, टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा हमेशा जीरो. सो टोटल रेवेन्यू कर्व विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इन एनी केस. बट कभी वो डिक्रीज होगा खाली इंक्रीज होगा, it will always increase. So this is total revenue curve. It is total revenue curve which is always upward sloping from left to right. समझा नहीं समझा? And what about imperfect competitive form? How you calculate total revenue? Imperfect competitive form का total revenue कैसे calculate करते हो? क्या फॉर्मूला चेंज, क्या कॉम्पिटिशन का फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं, फॉर्मूला वही है, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड. नाउ टेल मी ये कैसे आएगा, डोम शेप्ड या इन्वर्टेड यू शेप्ड, लाइक दिस. इनिशियली इट विल इंक्रीज एट विच रेट, डिमिनिशिंग रेट, देन इट विल बिकम मैक्सिमम एंड constant, and then it will decrease. Increases at a diminishing rate, then it will become maximum and constant, and अगर आप फिर भी प्राइस कम करते रहोगे टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज. नहीं क्या बराबर है ना? हाँ. अरे यस और नो? टोटल रेवेन्यू इनिशियली इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा बट धीरे 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 इंक्रीज होगा, होले होले, एंड एंड में वो क्या होगा भाई, मैक्सिमम होके कांस्टेंट. अगर फिर भी प्राइस कम करोगे कि ज्यादा सेल कर पा रहे हो, क्वांटिटी ज्यादा हो रही है बट रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है. बराबर मैडम? अल्पिया मैडम यस और नो? गुड. हाउ विल यू फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड. गुड. याद है हमने एवरेज कॉस्ट, अच्छा एपी ढूंढा था, एपी एवरेज प्रोडक्ट, याद है क्या फॉर्मूला था एवरेज प्रोडक्ट का? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, वेरिएबल इनपुट. टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर इज एवरेज प्रोडक्ट. व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस्ड. एंड व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड. सो एवरेज प्रोडक्ट में क्या था, लेबर यूज्ड टू डिसाइड आउटपुट, सो आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर इज एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज कॉस्ट में क्या था, आउटपुट यूज्ड टू डिसाइड द कॉस्ट, इसलिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. एंड यहां पे राइट क्वांटिटी सोल्ड विल डिसाइड द टोटल रेवेन्यू, सो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड, पर यूनिट सोल्ड. क्या मैं इंग्लिश में उसको ऐसे बोल सकता हूं, टोटल रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड. इफ एवरेज प्रोडक्ट वाज द टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर, एवरेज कॉस्ट वाज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस. सिमिलरली टोटल रेवेन्यू इज एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड. एक यूनिट के पीछे कितना रेवेन्यू है, विच इज नथिंग बट प्राइस, which is nothing but price. I hope this is clear. Or madam, what is the marginal revenue? Marginal ढूंढना है मैडम, कोई भी मार्जिनल हो, इट्स वेरी सिंपल. चेंज इन द TR, चेंज इन द टोटल डिवाइडेड बाय, मैडम तुम्हारे नाम से किसने लॉग इन किया है? हाँ, वो लॉग इन किया है, उसमें ज्वाइन ही नहीं किया, रिमूव. आगे ध्यान देना, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू
डू यू रिमेंबर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या था? MU, टोटल चेंज इन द टोटल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम. अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उसके वजह से हमारी टोटल रेवेन्यू कितने, टोटल यूटिलिटी कितने से चेंज होगी? 12 का फॉर्मूला है. सो फॉर्मूला था चेंज इन द TU डिवाइडेड बाय चेंज इन द यूनिट्स कंज्यूम्ड. व्हाट वाज मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला? MP का फॉर्मूला क्या था? मार्जिनल प्रोडक्ट change in the total product because of one extra labor employed. क्या फॉर्मूला था? change in the total product divided by change in the labor. What was marginal cost? Change in the total cost because of one extra unit produced. So change in the TC divided by change in the output. Similarly मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा? व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला रहेगा चेंज इन द टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड. प्रोड्यूस नहीं, सोल्ड. अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितने से चेंज होगा? अगर तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो, यू आर कैलकुलेटिंग व्हाट? मार्जिनल रेवेन्यू. तो लिखो यहां पे चेंज इन द total revenue divided by change in the quantity sold. It's additional revenue from additional unit. Additional revenue from additional unit sold. Additional revenue from additional units sold. I hope this is clear. Additional revenue from additional unit sold. Is this clear? अब ध्यान देना, अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम यहां पे दोनों का साथ में ग्राफ निकालते हैं. सो ऑन एक्स एक्सिस आई हैव क्वांटिटी सोल्ड, बट ऑन वाई एक्सिस आई हैव एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. मुझे बोलो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज equal to MR and they are downward sloping, horizontal, upward sloping. They are horizontal and parallel to which axis? Quantity sold axis or X axis. यही AR है, यही MR है और यही प्राइस कर्व भी है जिसको डिमांड कर्व बोलते हैं. अरे समझा ही नहीं समझा? कोई बड़ी बात है क्या? सो AR एंड MR आर वन एंड द सेम. सो यहां पे एक ही कर्व दिखेगी. बट इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन both are downward sloping. They will start from the same point. ये आ गया एवरेज रेवेन्यू कर्व, downward sloping from left to right, but will never touch x axis or will never become negative. And मैडम ये क्या है? बोलो मैडम ये क्या है? MR, marginal revenue, which is positive, which is zero, at the same time which is negative. Which is negative. Yes. यहां तक क्लियर है क्या? बोलो. Anyone has doubt here? Yes. मैडम इफ यू रिमेंबर मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, एडिशन ऑफ मार्जिनल इज टोटल. एडिशन ऑफ मार्जिनल इज टोटल.
जब हम एमयूज को ऐड करते तो हमें टीयू मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करेंगे तो हमें टीयू मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट, सॉरी फर्स्ट लेबर का एमपी, सेकंड लेबर का एमपी, थर्ड लेबर का एमपी, फोर्थ लेबर का एमपी। जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम एमसी को ऐड करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करेंगे, फर्स्ट यूनिट की एमसी, दूसरे यूनिट की एमसी, तीसरे यूनिट की एमसी, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। सिमिलरली इफ वी ऐड मार्जिनल रेवेन्यूज तो हमें क्या मिलेगा मैडम, टोटल रेवेन्यू। क्या फिर मैं यहां पे एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यूज। तुमने 10 यूनिट सेल किए, फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू, सेकंड का मार्जिनल रेवेन्यू, थर्ड का मार्जिनल रेवेन्यू, फोर्थ का मार्जिनल रेवेन्यू, अप टू 10 यूनिट्स ऐड करो मैडम, तुम्हें टोटल रेवेन्यू मिलेगा। अरे यस और नो मैडम, गुड, क्लियर है। ध्यान देना, यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है, तुमने यहां पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, जस्ट मैं समझा रहा हूं, वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन पे देखो मैडम, यहां पे यू कैन फाइंड अप टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट। क्या दिख रहा है बोलो मुझे, अप टू OQ लेवल ऑफ सेल, OQ यूनिट सेल करने तक। मैडम MR क्या है, MR इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। OQ लेवल तक MR क्या है, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। OQ लेवल पे इफ यू सेल OQ क्वांटिटी, MR इज 0, OQ पे 0 है, OQ तक पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, OQ पे MR क्या है, 0, एंड बियॉन्ड OQ आउटपुट इफ यू सेल मोर देन OQ यूनिट्स, MR इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है। एंड जैसे मार्जिनल वैसे टोटल बिहेव करेगा। इफ मार्जिनल इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, कम हो रहा है बट पॉजिटिव है, मतलब एडिशन है ना, एडिशन पॉजिटिव है, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, बट डिक्रीज हो रहा है। जब हमारे टेल एंडर बैटिंग करने को आते हैं तो एवरीवन स्कोर्स रन बट पहले से थोड़ा कम। समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा टोटल स्कोर बढ़ता है बट धीरे धीरे बढ़ता है, बराबर। सो अप टू OQ आउटपुट, ऑब्जर्व क्या है, अप टू OQ आउटपुट, ऑब्जर्व करो क्या लिखा है, अप टू OQ आउटपुट MR इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा होगा, विल बी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। जब MR 0 है मैडम, MR 0 है, टोटल रेवेन्यू क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। एंड जब MR निगेटिव होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, डिक्रीज, बिकॉज MR अगर निगेटिव है तो टोटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरे समझा नहीं समझा, अरे यस और नो, यस और नो, ठीक है। सो लिख लेना नीचे, रिलेशन बिटवीन वही AR, MR and total revenue in case of imperfect competition, in case of imperfect competition। ठीक है। when MR is positive but decreasing, when MR is पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, दिख रहा है OQ आउटपुट तक, टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रेट। अरे यस और नो, यूटिलिटी के केस में भी वैसे था, इफ रिमेंबर, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट, बराबर। सेकंड, व्हेन MR इज 0, एडिशन ही 0 है तो टोटल क्या होगा, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट।
total revenue is maximum and constant, and when marginal revenue is, madam, what? Negative. Total revenue will, bolo, decrease. So मुझे बोलो, as a seller in imperfect competitive market, as a seller in imperfect competitive market, how many units you would like to sell? Less than OQ or OQ or more than OQ? If you are only studying total revenue, खाली total revenue देख रहे हो तो OQ unit, because OQ units अगर आप सेल करते हो तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू क्या है? मैक्सिमम है. अरे समझा ही नहीं समझा? कुछ दिमाग में गया नहीं गया? अगर आप रेवेन्यू साइड देख रहे हो, अगर आप रेवेन्यू साइड देख रहे हो तो OQ यूनिट सेल करना बेस्ट है. क्यों? बिकॉज वहां पे टोटल रेवेन्यू क्या रहता है मैडम? मैक्सिमम एंड कौन यहाँ पे. सो उतने यूनिट सेल करो जहां पे मार्जिन रेवेन्यू क्या रहेगा? जीरो. उतने यूनिट सेल करो जहां पे मार्जिन रेवेन्यू जीरो रहेगा तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. तुम्हारा टोटल रेवेन्यू रहेगा मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. यस और नो? अब क्या बोल रहा हूं ध्यान देना. इफ यू सेल लेस देन OQ यूनिट, if you sell less than OQ unit, how can you increase total revenue? If you sell less than OQ unit, how you can increase the right total revenue? कोई बोल सकता है? अगर आप OQ यूनिट से कम यूनिट सेल कर रहे हो तो how you can increase the total revenue? OQ यूनिट से कम यूनिट सेल कर रहे हो तो आप क्या करोगे रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए? प्राइस इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? इंक्रीज करोगे. देखो गधे, इंक्रीज बोल रहे. हाँ, इंक्रीज बोला डिक्रीज बोला? कुछ भी. पहले इंक्रीज बोला इन लोगों ने, देखो डिक्रीज बोल रहे. क्या होना चाहिए मैडम? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज होना चाहिए. ध्यान देना. इफ यू आर सेलिंग आउट, इफ यू आर सेलिंग लेस देन OQ इन माई एग्जाम्पल, तो आप कहां पे? यहां पे हो. तो आपको अगर रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे? प्राइस यू विल डिक्रीज, देयरफॉर टोटल क्वांटिटी सोल्ड विल इंक्रीज. तो आप OQ तक जाओगे, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज. बट इफ यू आर सेलिंग मोर देन OQ यूनिट्स, इफ यू आर सेलिंग मोर देन OQ यूनिट्स, हाउ यू कैन इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू? अगर आप OQ से ज्यादा सेल कर रहे हो, हाउ यू कैन इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू? आपको क्या करना होगा? कम यूनिट सेल करने होंगे ना. आप ज्यादा यूनिट सेल कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना होगा? कम यूनिट सेल करने होंगे, तो आपको प्राइस क्या करनी होगी? इंक्रीज. प्राइस इंक्रीज करके मैडम टोटल रेवेन्यू क्या किया जा सकता है? इंक्रीज. एंड यू विल ट्राई टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स इन दिस एग्जांपल? OQ यूनिट्स वेयर MR is margin is zero, total revenue is maximum and constant. क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अरे यस और नो? नाउ अब ध्यान देना एवरीवन. इफ यू रिमेंबर, मैंने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिखाया था. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी? राइट, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, L upon U, length of lower segment upon length of upper, L upon U. बराबर मैडम? L upon U, length of lower segment upon length of upper segment. Madam, as you move upward on the demand curve, elasticity increase होती है डिक्रीज होती है? As you move upward on the demand curve, elasticity increase होगी या डिक्रीज होगी? पहले जीरो रहेगी, मिड पॉइंट तक लेस देन 1, मिड पॉइंट पे 1, देन ग्रेटर देन 1 एंड एंड में इनफाइनाइट. L अपॉन U का फॉर्मूला लगा के समझ में आता है. ध्यान देना, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है मैडम? 1. एंड इफ यू रिमेंबर, तब मैंने लिख के दिया था, गो एंड चेक इलास्टिसिटी. ढूंढो मिड पॉइंट, ढूंढो जरा. मिड पॉइंट रहेगा या नोटबुक नहीं लाई? मिड पॉइंट इलास्टिसिटी ढूंढो. चलो मिड पॉइंट इलास्टिसिटी ढूंढो जरा.
मैडम नोटबुक इतने चेंज हो गए क्या? लिखा ही नहीं। हाँ हाँ, क्या लिखा था पढ़, उसमें मिड पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या लिखा था? क्या क्या क्या? व्हेन चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, हाँ तो हम वहां पे यूज करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कब यूज होती है? व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल, एंड जब चेंज लार्ज होता है तो हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड फॉलो करते हैं। यस, आगे क्या लिखा था? टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन इलास्टिसिटी इज 1। ध्यान देना यहां पे, ये जो पार्ट है ना मैडम, यहां पे इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1। मिड पॉइंट के नीचे, मिड पॉइंट के नीचे इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन 1। मिड पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या होती है? लिखना नहीं है, जस्ट समझना है, ग्रेटर देन 1। एंड मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी होती है इक्वल टू 1। एंड जहां पे इलास्टिसिटी 1 होती है वहां पे टोटल रेवेन्यू क्या? अच्छा, इलास्टिसिटी 1 कौन से यूनिट पे है? OQ। इलास्टिसिटी 1 कौन से यूनिट पे? OQ। तो ऊपर चेक करो, OQ यूनिट पे क्या टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है? यस। इफ यू रिमेंबर, ध्यान देना, मैं चीजें रिलेट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक गुड्स होते हैं, मतलब लग्जरीज। लग्जरीज की डिमांड क्या होती है? इलास्टिक। लग्जरी, इफ यू आर ए सेलर ऑफ लग्जरीज, आप लग्जरीज में डील कर रहे हो, हाउ यू कैन इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू? प्राइस कम करो, ज्यादा लोग बाय करेंगे, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज। इफ यू आर डीलिंग इन लग्जरीज, योर इलास्टिसिटी, प्रोडक्ट इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। मतलब आप यहां कहां पे हो? ग्रेटर देन 1 ना, मतलब यू आर सेलिंग लेस देन OQ आउटपुट। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, मतलब यू आर डीलिंग इन लग्जरीज, तो आप कहां पे? OQ से कम यूनिट सेल कर रहे हो। तो हाउ कैन यू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू? बाय डिक्रीजिंग द प्राइस। देखो, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कहां पे? टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कहां पे? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट डिमांड करके मिड पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। अगर आप मिड पॉइंट के ऊपर रहोगे तो आपको क्या करना होगा? मिड पॉइंट पे आना होगा टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। मतलब आप प्राइस क्या कर रहे हो? कम। तो वही मैंने बोला था, लग्जरीज के केस में इफ यू आर टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू यू शुड डिक्रीज द प्राइस, आपने डिस्काउंट देना चाहिए। सिमिलरली इफ यू आर डीलिंग इन नेसेसिटीज, नेसेसिटी की डिमांड क्या होती है? नेसेसिटी की डिमांड होती है इन इलास्टिक। क्या होती है? इन इलास्टिक। मींस आप कहां पे? यहां पे हो, लेस देन 1 ना, यू आर बिलो द मिड पॉइंट। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कहां पे? मिड पॉइंट पे। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कहां पे? मिड पॉइंट पे। आप कहां पे हो? मिड पॉइंट के नीचे। तो आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू रीच द मिड पॉइंट, मतलब आप डिमांड कर पे ऊपर जाओगे, मतलब तुम प्राइस इंक्रीज करो डिक्रीज करो? इंक्रीज। तो जब आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो आप ऊपर जाओगे, टोटल रेवेन्यू कितना होगा? मैक्सिमम होगा। मतलब ऑलवेज रिमेंबर, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट ए मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व पे टोटल रेवेन्यू क्या होता है? मैक्सिमम, जहां पे इलास्टिसिटी होती है 1। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी 1, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ध्यान देना। सो अगर यू आर डीलिंग इन लग्जरीज, मतलब डिमांड कर्व पे मिड पॉइंट के ऊपर हो, मिड पॉइंट के ऊपर हो, तो आपको कहां पे आना है? मिड पॉइंट पे। यू हैव टू डिक्रीज द प्राइस, प्राइस डिक्रीज करो, ज्यादा सेल करो, रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इफ यू आर डीलिंग इन नेसेसिटीज, मतलब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो आप मिड पॉइंट के कहां पे हो? नीचे हो, तो आपको रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए मिड पॉइंट पे जाना पड़ेगा। मतलब यू विल इंक्रीज द प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड डिक्रीज होगी, बट टोटल रेवेन्यू क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा, इंक्रीज होगा। एंड ए सेलर विल ट्राई टू रीच एट ए मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व, जहां पे टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा? मैक्सिमम। समझा? एंड दिस इज अंडरस्टूड थ्रू वन सिंगल फॉर्मूला। लिख लेना, लिखो, रिलेशन बिटवीन I forgot. Let me. MR is equal to margin revenue is equal to AR multiplied by E minus 1 upon E. मतलब relation between AR, MR and elasticity.
and elasticity of demand. AR, MR and elasticity of demand. ये सब एप्लीकेबल डाउनवर्ड स्लोप पे डिमांड कर्व के लिए, मतलब इम्परफेक्ट. अब तुम इसका मिड पॉइंट ढूंढ सकते हो क्या? इस कर्व का इसका मिड पॉइंट ढूंढ सकते हो क्या मैडम? ये वाले का मिड पॉइंट ढूंढ सकते हो इसका? मैडम इस साइड जाएगा तो क्लास के बाहर 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 मैडम उसका मिड पॉइंट नहीं मिलेगा. समझा नहीं समझा? हाँ, और इसलिए उसका टोटल रेवेन्यू भी हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो दिस इज एप्लीकेबल टू इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड नॉट परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, लिख लेना, विच इज रियलिटी. फॉर्मूला इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय E-1 अपॉन E. आई होप यही फॉर्मूला होगा. एक बार मॉड्यूल में चेक कर लेना, यूनिट 1 में E-1 या 1 - E है. एक बार कंफर्म कर लेना. E-1 अपॉन E. तुम्हारे मैथ्स में शायद से M2 में 12 के मार्जिनल रेवेन्यू के क्वेश्चंस है, या M1 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें ये फॉर्मूले से भी आंसर आते हैं. वो डेरिवेटिव भी निकालने की जरूरत नहीं. एक बार ट्राई करो चाहिए तो, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज तुम्हें सॉल्विंग है, बट तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर बराबर है क्या. उसमें है, इफ यू आई डोंट नो तुमने एप्लीकेशन ठीक से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है. अगर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो भी आंसर आते हैं. ध्यान देना, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय E-1 अपॉन E. मुझे डेरिवेशन नहीं पता, मुझे फॉर्मूला पता है. ठीक है, ध्यान देना. यहां पे when price elasticity of demand is greater than 1, then हम कोई भी एक वैल्यू 1 से आगे लेके देखते हैं. मैडम ध्यान देना, कुछ नहीं होता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. ध्यान देना, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक. मतलब क्या? रिलेटिवली इलास्टिक मतलब क्या मैडम? लग्जरी ना. लिख लेना, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड लग्जरीज. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड दैट इज लग्जरीज. एग्जाम्पल में लग्जरीज. लग्जरीज हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मतलब उनकी प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होती है? ग्रेटर देन 1. क्या होती है? ग्रेटर देन 1. हम 1 से कोई भी एक आधी एक्स्ट्रा वैल्यू 2 देख, कैन आई टेक 2 करके देख सकते हैं आंसर. सो देखो MR क्या होगा? MR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई बाय, सपोज मैंने E को 2 ले लिया, इज इट ग्रेटर देन 1? इफ इलास्टिसिटी इज 2, इज इट ग्रेटर देन 1? यस. 2 - 1 अपॉन 2. गिरजा बोल रही है कि सर 2 क्यों 3 नहीं ले सकते क्या? मैडम यू कैन टेक 3 एंड यू कैन ऑल्सो गेट द आंसर. ध्यान देना, आंसर आएगा एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 दैट इज हाफ ऑफ द प्राइस. समझा क्या? हाँ बोल, क्या नहीं समझा? बोल, हाँ बोल बोल बोल, क्या नहीं समझा? मैं समझाता हूं ना. यस, मैंने बोला दिस इज अ फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय E-1. ये फॉर्मूला है. ठीक है, ये फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढने का. मैंने पहले ही बोला आई डोंट नो द डेरिवेशन. ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट व्हाट? मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इफ I have given you average revenue, if I have given you elasticity of demand, can you find out marginal revenue? Yes, by using this formula. ये फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि if elasticity is greater than 1, if elasticity is 1 and if elasticity less than 1, तो आंसर क्या क्या आ सकता है? 3 देखने हैं, because elasticity can be greater than 1, elasticity can be 0, elasticity can be less than 1, infinite भी होती है, 0 भी होती है, वो तो जाने दो, बट हम नॉर्मल 3 चीजें देखते हैं. तो मैंने पहले लिया कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इफ E इज ग्रेटर देन 1, हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. कैसे?
0.5 ऑफ एवरेज रेवेन्यू। अगर एवरेज रेवेन्यू 10 होगा तो यहां पे आंसर 5 आएगा, अगर एवरेज रेवेन्यू 20 होगा तो यहां पे आंसर 10 आएगा। एवरेज रेवेन्यू तो निगेटिव है, जीरो नहीं हो सकता ना। एवरेज रेवेन्यू कैन बी पॉजिटिव और इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर क्या आएगा? चलो 3 लेके देखते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 3 - 1/3 कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ एवरेज रेवेन्यू। सो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई बाय 2/3 करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। 4 देके लिखो, 4 - 1/4 क्या आएगा? 3/4 ऑफ एवरेज रेवेन्यू। किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का 3/4 निकालो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो वही मैं बोल रहा हूं, लिख लेना, राइट, दैट इज राइट, मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव। क्या बोला मैंने? ध्यान देना, व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर है? व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलते थे? इलास्टिसिटी, सॉरी, इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 लिया, अब 1 लेते, बोलो हम इसको क्या बोलते हैं? राइट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देन हम उसको बोलते हैं रिलेटिवली, सॉरी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अरे ये सुनो, क्या हम कोई टाइप्स के गुड बोल सकते हैं? नहीं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कोई टाइप ऑफ गुड नहीं होता एज सच, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा। कोई बोलेगा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा मैडम? 0। कैसे? एवरेज रेवेन्यू एनी पॉजिटिव वैल्यू रहता है 1 - 1/1, E इज इक्वल टू 1 ना, तो फॉर्मूले में E इज इक्वल टू 1 डाल के देखो क्या आएगा, बोलो मुझे। एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 1, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा? सो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। क्या समझा? जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहता है? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहता है? पॉजिटिव। जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? 0। समझा? एंड व्हेन लास्ट, if elasticity is less than 1, then inelastic, right? Now relatively inelastic, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड वाले, मतलब कौन से गुड्स आते हैं इसमें? नेसेसिटीज आते हैं। इनमें आते हैं नेसेसिटीज। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, नेसेसिटीज। तो लेस, अच्छा, लेस देन 1 हम क्या कौन सी वैल्यू लेते हैं? 0.5 चल जाएगा। 0.5 इज लेस देन 1 और यस और नो? हाँ। एवरेज रेवेन्यू इज एनी पॉजिटिव वैल्यू, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 - 1/0.5, so it's average revenue multiplied by negative 0.50 divided by 0.50, क्या आएगा रे आंसर? -1 मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेवेन्यू। तो मैडम -1 मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेवेन्यू, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है? पॉजिटिव है निगेटिव? देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू इज निगेटिव। क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान देना। मुझे खाली यही समझाना है, ध्यान देना। इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक गुड्स के केस में मार्जिन क्या होता है? पॉजिटिव। यूनिटरी इलास्टिक गुड्स के केस में मार्जिन क्या होता है? 0। एंड यूनिटरी, सॉरी, रिलेटिवली इनइलास्टिक गुड्स के केस में मार्जिन क्या होता है? नेगेटिव।
If the elasticity is greater than 1, margin revenue is always positive. If the elasticity is equal to 1, margin revenue is always 0. And if the elasticity is less than 1, margin revenue is always negative. यहां तक क्लियर है? तो अब ध्यान देना, लेट्स एक समरी का चार्ट बनाते हैं. यहां पे हम लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी. 3 आएंगे. टाइप ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स होते हैं? टाइप ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स, ध्यान देना बराबर. उनके केस में मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा? एमआर क्या रहेगा? ठीक है. एंड टोटल रेवेन्यू क्या क्या रहेगा? एमआर विल डिसाइड द टोटल रेवेन्यू एंड देयरफॉर रिमार्क. रिमार्क के लिए थोड़ी ज्यादा जगह रखना. यस, देयरफॉर रिमार्क. ठीक है. मैडम, इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इफ इलास्टिसिटी सॉरी ग्रेटर देन 1 पहले लिखते हैं. इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, हम उसको क्या बोलते हैं? बोलो मुझे. रिलेटिवली इलास्टिक गुड्स. मतलब कौन से आते हैं? लग्जरीज. मैडम, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? पॉजिटिव. पॉजिटिव एंड decreasing. MR always decreases. Positive and decreases. समझा? तो मैडम, if marginal is positive and decreasing, टोटल क्या हो रहा होगा मैडम? जब मार्जिनल खुद पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रहा है, टोटल क्या हो रहा होगा? इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. टोटल रेवेन्यू विल बी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. ठीक है. रिमार्क लिखेंगे, डोंट वरी. रिमार्क लिखेंगे, रहने दो. 1-2 लाइन के बाद, इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक बराबर. इलास्टिसिटी 1 होती है जब E1 रहेगा. एमआर क्या आया था? जब E1 था, एमआर क्या आया था? 0. मैं टाइप्स ऑफ गुड्स नहीं बोल सकता. टोटल रेवेन्यू क्या था? जब एमआर 0 रहता है मैडम, एमआर 0 है. देखो, जब एमआर 0 होता है, टोटल रेवेन्यू क्या रहता है? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. मैक्सिमम एंड कांस्टेंट बराबर. 1-2 लाइन रहने देना. इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर लेस देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक. रिलेटिवली इन इलास्टिक. मुझे बोलो टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं? नेसेसिटीज. टाइप्स ऑफ गुड्स आर नेसेसिटीज. तो मुझे बोलो मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा? मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा निगेटिव. एंड जब खुद एमआर नेगेटिव होता है तो टोटल क्या होगा मैडम? टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस. रिमार्क हम लिख लेंगे. अब ध्यान देना. क्लियर है? यस एवरीवन. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड देन यू कैन कॉपी इट. ध्यान देना, ये डायग्राम तुम्हारे मॉड्यूल में भी दी है. Just you have to observe that properly. On x-axis, I have quantity demanded and sold. ध्यान देना, quantity demanded and sold. Just तुमने quantity लिखा तो भी चल जाएगा. On y-axis, I have given you average revenue and marginal revenue. Average revenue and marginal revenue. Similarly, नीचे एक हमने ग्राफ निकाला है. एग्जैक्टली उसके नीचे ऑन एक्स एक्सिस सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड. बट यहां पे टोटल रेवेन्यू है. यहां पे क्या है? टोटल रेवेन्यू. ध्यान देना, दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व. दिस इज विच कर्व मैडम? एवरेज रेवेन्यू कर्व, AR. ठीक है. दिस विल बी, बोलो मुझे, ये कौन सी कर्व रहेगी? दिस विल बी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. ध्यान देना, दिस इज MR, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, एट द सेम टाइम क्या हो सकती है? नेगेटिव. दिस इज OQ लेवल ऑफ आउटपुट. दिस इज OQ लेवल ऑफ आउटपुट. ध्यान देना,
क्लियर है? अब बोलो मैडम मुझे, जब एमआर पॉजिटिव था, जब एमआर पॉजिटिव था, इलास्टिसिटी क्या थी? बोलो चलो, जब एमआर पॉजिटिव था इलास्टिसिटी क्या थी? बोलो, जब एमआर पॉजिटिव था, एमआर पॉजिटिव था, इलास्टिसिटी क्या थी? ग्रेटर देन 1। बराबर, इलास्टिसिटी वॉज ग्रेटर देन 1, मतलब ये कौन से गुड्स है? लग्जरीज। समझा? जब एमआर 0 होता है, एमआर 0 होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है? मतलब ये रहेगा तुम्हारा मिड पॉइंट, यहां पे इलास्टिसिटी क्या रहेगी? 1, इलास्टिसिटी रहेगी 1, ये रहेगा तुम्हारा मिड पॉइंट, ये रहेगा तुम्हारा मिड पॉइंट, बराबर। एंड जब एमआर निगेटिव होता है, क्यू के आगे एमआर निगेटिव है, तो जब एमआर निगेटिव होता है तो इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन 1, मतलब दिस इज बिलो मिड पॉइंट। अरे समझा नहीं समझा? दिस इज लेस देन 1, मतलब क्या? नेसेसिटीज। ये क्या आ गया? नेसेसिटीज, ध्यान देना। अरे यस और नो? तो मैडम अब हम टीआर भी निकालेंगे, हम टीआर भी निकाल रहे, ध्यान देना। टोटल रेवेन्यू इज लाइक दिस, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू, ध्यान देना। अप टू ओक्यू आउटपुट, अप टू ओक्यू आउटपुट, ध्यान देना, अप टू ओक्यू आउटपुट एमआर क्या है? अप टू ओक्यू आउटपुट एमआर क्या है? पॉजिटिव, एमआर इज पॉजिटिव। तो मैडम टीआर क्या हो रहा है? टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब तुम जितना प्राइस कम करोगे उतनी ज्यादा क्वांटिटी सेल होगी, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। सो यही तो मैंने सिखाया तुम्हें लग्जरी केस में। लग्जरी केस में तुम मिड पॉइंट के ऊपर हो, लग्जरी केस में तुम मिड पॉइंट के ऊपर हो, और तुम्हें आना कहां पे? मिड पॉइंट पे। क्यों मिड पॉइंट पे आना है? बिकॉज मिड पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू होता है मैक्सिमम। तो तुम मिड पॉइंट पे आने के लिए तुम डिमांड कर पे नीचे आ रहे हो ना, मतलब आप प्राइस कम कर रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। अरे समझा नहीं समझा? इसलिए हम बोलते हैं लग्जरी केस में प्राइस कम करो। क्यों? अगर लग्जरी केस में प्राइस कम करोगे तो क्वांटिटी सोल्ड क्या होगी? इंक्रीज, एंड टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। और मैडम कहां पे आके रुकना है? मिड पॉइंट पे। कहां पे आके रुकना है? मिड पॉइंट। समझा? ओके मैडम, बियॉन्ड ओके आउटपुट क्या दिख रहा है? बियॉन्ड ओके आउटपुट मार्जिन रेवेन्यू क्या है? इज निगेटिव। एंड जब कभी भी एडिशन निगेटिव होती है, कंट्रीब्यूशन निगेटिव होता है, इंक्रीमेंटल निगेटिव होता है, तो टोटल हमेशा क्या होगा? डिक्रीज। टोटल रेवेन्यू क्या होगा मैडम? डिक्रीज। देखो ना, ओक्यू के आगे तुम्हारा टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, ओक्यू क्वांटिटी के आगे टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? तो अगर आप ओक्यू से ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हो तो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? प्राइस इंक्रीज करनी होगी। क्या? इसे ध्यान देना मैडम। जब एमआर निगेटिव है, यू आर बिलो द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। इफ एमआर इज नेगेटिव, यू आर बिलो द मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, और मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व के नीचे इलास्टिसिटी होती है, राइट, लेस देन 1। इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1, मतलब वहां पे कौन से गुड्स होते हैं? नेसेसिटीज। वो कौन से गुड्स होते हैं? नेसेसिटीज। मैडम नेसेसिटी के केस में मैडम एजुकेशन रहा, हेल्थ केयर रहा, उनके पेट्रोल रहा, डीजल रहा, गैस सिलेंडर रहा, फूड ग्रेन्स रहा, वेजिटेबल्स रहा, उनके प्राइसेस कम होते हैं डिक्रीज होते हैं? इंक्रीज। क्योंकि सेलर को भी पता है प्राइसेस इंक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। कैसे? ध्यान देना, यू आर बिलो द मिड पॉइंट। अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे, आप डिमांड कर्व पे ऊपर जा रहे हो, एवरेज रेवेन्यू कर्व पे ऊपर जा रहे हो, मतलब आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? डिक्रीज। ऊपर जा रहे हो ना, तो प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? डिक्रीज। एंड आप टोटल रेवेन्यू कर्व पे कहां पे जा रहे हो? ऊपर। टोटल रेवेन्यू पे कहां पे जा रहे हो? ऊपर।
इसलिए हम बोलते हैं नेसेसिटीज वालों ने जिनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, जिनका मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव होता है। तो यहां से एक और लग्जरीज की डेफिनेशन मिल गई। याद है लग्जरी की डेफिनेशन? लग्जरीज मैंने बोला था कि दे आर सुपर एक्सपेंसिव। लग्जरी केस में प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, एंड लग्जरी केस में मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? पॉजिटिव। तो लिख लेना कहां पे, तो लग्जरीज, टॉप ऑफ द पेज, लग्जरीज लिख लेना, लग्जरीज। हाँ, उनके केस में लिखो ईपी। ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईपी क्या होगी? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ईसी, ईसी मतलब, अच्छा लग्जरी के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं बोल सकते, सब्स्टिट्यूट्स के केस में होता है। अच्छा मुझे बोलो, उनके केस में एमआर क्या होता है? पॉजिटिव। सो अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं, द गुड्स विच आर पॉजिटिव एमआर, गुड्स विच आर पॉजिटिव, विच आर पॉजिटिव एमआर आर लग्जरीज। नेसेसिटीज लिख लेना बाद में। नेसेसिटीज इलास्टिसिटी क्या होती है? ईपी। नेसेसिटी केस में ईपी क्या होती है? लेस देन 1। निगेटिव मत बोलो, लेस देन 1। एंड उनका एमआर क्या होता है मैडम? नेगेटिव। एमआर होता है नेगेटिव। सो कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, आप एमटीबी भी चेक करो, द गुड्स विच हैव नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू आर नेसेसिटीज। तो वहां पे आपको यह समझ में आना चाहिए, तुम जितना प्राइस इंक्रीज करोगे उतना तुम्हारा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए हम बोलते हैं लग्जरी केस में प्राइस कम करो। ध्यान देना, लग्जरीज ये तुम्हारी डिमांड कर्व है, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी इज 1। लग्जरीज आप इधर किधर हो, जब आप प्राइस कम करोगे रेवेन्यू इंक्रीज होगा। लग्जरी केस में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। नेसेसिटीज के केस में आप कहां पे? नीचे हो, तो अगर प्राइस इंक्रीज करोगे तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो यू विल ट्राई टू ऑन मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। इसलिए हम बोलते हैं लग्जरी केस में प्राइस कम करो, नेसेसिटी के केस में प्राइस, सॉरी लग्जरी केस में प्राइस कम करो, नेसेसिटी केस में प्राइस इंक्रीज करो, एंड ट्राई टू बी ऑन मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। समझा नहीं समझा? क्या रिलेशनशिप समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया मैडम? क्या रिलेशनशिप समझ में आ गया? सो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। देखो ये डायग्राम ठीक से देखो, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है अप टू ओक्यू आउटपुट, दिख रहा है? मार्जिनल पॉजिटिव है अप टू ओक्यू आउटपुट, तब तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। वहां पे इलास्टिसिटी क्या है मैडम? ग्रेटर देन 1। जब मार्जिनल निगेटिव है, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है मैडम? डिक्रीज हो रहा है। वहां पे इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1। एंड जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, वहां पे टोटल रेवेन्यू क्या है? मैक्सिमम कांस्टेंट है, वहां पे इलास्टिसिटी क्या है? 1। तो लिख लेना वहां पे, राइट? यहां पे एमआर इज 0। जहां पे एमआर 0 है मैडम, इलास्टिसिटी क्या दिख रही है तुम्हें? बोलो ना, एमआर 0 है, इलास्टिसिटी क्या है? 1। वहां पे टोटल रेवेन्यू क्या है? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। इसलिए मैंने जब मैंने तुम्हें पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिखाया था, तब मैंने बोला था कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। व्हाई? बिकॉज मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है? 1। एंड जब इलास्टिसिटी 1 होती है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? 0। जब इलास्टिसिटी 1 होती है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है 0। जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा तो टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अरे समझा नहीं समझा? तो यहां पे लिख लेना रिमार्क। हाँ लिखो यहां पे रिमार्क में, ठीक है? उसके पहले ये लिख लेना, हाँ डायग्राम लिखिए ना, तो यहां पे अप टू ओक्यू आउटपुट, अप टू ओक्यू आउटपुट, अप टू ओक्यू आउटपुट क्या था? इलास्टिसिटी वाज ग्रेटर देन, बोलो मुझे, 1। मार्जिनल रेवेन्यू वाज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, बराबर? पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। अप टू ओक्यू आउटपुट चेक करो, अप टू ओक्यू आउटपुट margin revenue was up to OQ output, elasticity was greater than 1, margin revenue was positive and decreasing, and therefore total revenue was increasing at diminishing rate.
OQ आउटपुट पे, ऑन OQ आउटपुट बोलो इलास्टिसिटी क्या है 1, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, वहां पे MR क्या है, MR इज 0 एंड देयरफॉर TR क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अरे समझा नहीं समझा? एंड लास्ट बियॉन्ड OQ आउटपुट, beyond OQ output elasticity is less than 1 because below the midpoint elasticity is less than 1, above the midpoint elasticity is greater than 1, at midpoint elasticity is 1। MR क्या है, जब elasticity less than 1 होती है तो MR क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव, and therefore total revenue is decreasing। अरे समझा नहीं समझा? देखो OQ आउटपुट के बाद टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होता जाता है, ठीक है? तो यहां पे लिखो यस, इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, गुड्स आर लग्जरीज, मार्जिन रेवेन्यू इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज डिमिनिशिंग रेट। तो यहां पे क्या है, सेलर शुड व्हाट, डिक्रीज द प्राइस, seller should decrease the price to increase the total revenue, should decrease the price to increase the total revenue, मतलब he will try to come on the midpoint of the demand curve, वो midpoint के ऊपर है तो he will try to come on midpoint of the demand curve। क्लियर है? अरे yes or no? midpoint पे total revenue क्या रहेगा, मैक्सिमम। Okay, in case of necessities less than 1, elasticity is less than 1, they are necessities, margin revenue रहता है नेगेटिव, necessities का margin revenue रहता है नेगेटिव, total revenue क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो what is the suggestion to seller? Seller should बोलो, he is below the midpoint ना, he is below the midpoint, जाना कहां पे, midpoint पे, तो प्राइस क्या करनी होगी, इंक्रीज। seller should increase the price to increase total revenue। यहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम, यहां पे देखो इफ यू रिमेंबर एक्सपेंडिचर मेथड एज वेल, एक्सपेंडिचर मेथड या आउटले मेथड या रेवेन्यू मेथड याद है? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिक गुड्स के केस में प्राइस इंक्रीज करोगे टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज करोगे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। सो प्राइस एंड रेवेन्यू में अगर अपोजिट रिलेशन है, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में अपोजिट रिलेशन है, तो मैडम बोलो मुझे इलास्टिसिटी क्या होती थी, ग्रेटर देन 1। अपोजिट रिलेशन चाहिए ना, देखो प्राइस एंड रेवेन्यू में अपोजिट रिलेशन, प्राइस कम हो रही है, दिख रहा है, प्राइस कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्या अपोजिट रिलेशन है? प्राइस कम हो रही है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, या उल्टा देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। सो जब प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में अपोजिट रिलेशन होता है मैडम, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक गुड्स, बराबर। देन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रही है, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है। देखो ये वाला, प्राइस कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है, या प्राइस इंक्रीज हो रहे हो, ऊपर जा रहे हो, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पर रिलेशन क्या है, पॉजिटिव। समझा नहीं समझा? सो जब प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में पॉजिटिव रिलेशन है, हम क्या बोलते थे, रिलेटिवली इन इलास्टिक गुड्स, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। एंड इफ प्राइस इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, याद है, प्राइस इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, टोटल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते थे, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा, कुछ भी करो, समझ में आ रहा है, वो रहेगा मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो हर चीज कहां पे लिंक्ड है,
ये चीज तुम्हें प्रूव करवाती है कि तुमने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सीखा वो एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है, करेक्ट है. आई होप दिस इज क्लियर. एनीवन हैज डाउट? समझा नहीं समझा? सो राइट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन AR, MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये फॉर्मूला यूज होने वाला है प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. प्राइस या प्राइस बोलने की जगह डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट. लिख लेना. ये कहां पे स्टडी करोगे? ये फॉर्मूला यूज होने वाला है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट के यहां पे. जब हम डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे तब ये फॉर्मूला यूज होने वाला है. क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय E माइनस 1 अपॉन E. ये फॉर्मूला यूज होगा वहां पे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट के यहां पे. मॉड्यूल चेक करो एक बार. मॉड्यूल निकालो. पेज नंबर क्या है बोलो मुझे? साहिल किधर गायब था रे तू? देखते देखते चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं समझेगा. ठीक है, ये बाकी सब चीजें कवर करेंगे. टाइप्स ऑफ वेरियस मार्केट, ये हमने डिस्कस किया. कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ये कौन से फर्म की डायग्राम है? ये गलत, ये मुझे बोलो, ये गलत लिखा है टोटल रेवेन्यू. ये कौन से फर्म की है बोलो मुझे? ये कौन सी डायग्राम है? ये परफेक्ट कंपटीशन की है जिसको मैंने सर्कल किया मैडम. ए, पैनल ए कौन सा है? पैनल ए क्या कोई बोल सकता है? इट इज एवरेज रेवेन्यू ऑफ इम्परफेक्ट. एवरेज रेवेन्यू ऑफ इम्परफेक्ट, बराबर. ये क्या है? टोटल रेवेन्यू ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. अरे ऐसा नो, उन्होंने टोटल रेवेन्यू दिखा है. प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज टोटल रेवेन्यू. ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज टोटल रेवेन्यू. देन यही लिखा है एवरेज रेवेन्यू हुआ. मार्जिन रेवेन्यू डिस्कस किया हमने, ध्यान देना. नेक्स्ट, समेशन ऑफ मार्जिन रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू. मार्जिन रेवेन्यू इज change in the total revenue divided by change delta total revenue divided by delta quantity sold. ठीक है. और एक चीज मैंने और सिखाई थी, marginal is the slope of total, mu is the slope of tu, right? Then marginal product is the slope of total product, marginal cost is the slope of total cost. Similarly marginal revenue is slope of total revenue. Marginal is स्लोप ऑफ टोटल, तो वही लिखा है इंडिकेट स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व. देन क्या यही डायग्राम हमने डिस्कस किया अभी? क्या यही डायग्राम है? दिस इज विच कर्व? एवरेज रेवेन्यू कर्व. दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव अप टू 6th यूनिट, एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, इलास्टिसिटी क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1. एंड टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा होगा? इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा 6th यूनिट पे, इलास्टिसिटी क्या रहेगी? इलास्टिसिटी रहेगी 1. टोटल रेवेन्यू रहेगा मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. एंड जब मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव होगा, इलास्टिसिटी क्या रहेगी? लेस देन 1. एंड टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा होगा? डिक्रीज. अरे यस और नो? ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू ऑफ विच फर्म? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म. रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या फॉर्मूला वही लिखा है उन्होंने? मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय इलास्टिसिटी माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी.
तो वही लिखा है इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, मार्जिन रेवेन्यू होता है 0। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगा मार्जिन रहेगा पॉजिटिव, जब इलास्टिसिटी निगेटिव सॉरी लेस देन 1 रहेगा मार्जिन रहेगा निगेटिव। क्या यही डायग्राम यहां पे डिस्कस किया? क्या दिख रहा है? दिस इज व्हाट योर एवरेज रेवेन्यू कर्व एट ए मिड पॉइंट इलास्टिसिटी इज 1। जब इलास्टिसिटी 1 होती है मार्जिन रेवेन्यू होता है 0, मार्जिन रेवेन्यू होता है 0 एंड टोटल रेवेन्यू रहता है मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, बराबर। जब इलास्टिसिटी 1 मार्जिन रेवेन्यू 0, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अबव द मिड पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो मार्जिन रेवेन्यू होता है पॉजिटिव, एंड जब मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव होता है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। जब बिलो द मिड पॉइंट इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मार्जिन रेवेन्यू क्या है? इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मार्जिन रेवेन्यू क्या है? नेगेटिव, तो मार्जिन रेवेन्यू है नेगेटिव, बराबर। तो जब मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव है तो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। क्या यही डिस्कस किया उन्होंने? एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? अब इसके बाद जो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस बिहेवियरल प्रिंसिपल 1 एंड दूसरा बिहेवियरल प्रिंसिपल 2। इन्हीं दो प्रिंसिपल्स पे हमारा नेक्स्ट यूनिट डिपेंड करेगा।